हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये श्रृंखला आपकी निरंतर चल रही है, तो इसमें एक कदम और आगे की ओर बढ़ाएंगे। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं यूरोपियों का भारत में आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ ही साथ आंग्ल मराठा युद्ध, पंजाब मैसूर इत्यादि सभी के बारे में चर्चा हो चुकी है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। दूसरा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो यहाँ पर आपको कथनों पर विचार करते हुए ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसके पहले के सेशन अगर आप लगातार अटेंड कर रहे हैं तो आसानी से उत्तर बन पा रहा होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। और ये पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ना कि इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। तो ये आपका कथन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो जी नहीं, तृतीय आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी, जबकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तीसरे में इसे हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट देखेंगे, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो ये कथन आपका बिल्कुल राइट है, केवल 3 आपका सही हो जाएगा। यानी कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो वह था जाफर। और इसका युद्ध किससे हो रहा था? तो अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, इसके बारे में भी जानना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले जो कथन दिए गए हैं उनके बारे में वही सब व्याख्या दी गई है जो मैंने आपको अभी बताई कि मराठा की तरफ से सदाशिवराव भाऊ नेतृत्व कर रहे थे और अहमद शाह अब्दाली जो है अफगान की तरफ से लड़ रहा था। और सदाशिवराव भाऊ की हार हो जाती है और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। और इसके बाद हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि और चतुर्थ युद्ध जब हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई थी। और प्लासी के युद्ध की बात की जाए तो इसमें जो है मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और साथ ही साथ जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीन चंद्र जैसे लोगों ने भी इसका साथ नहीं दिया, जिसके कारण इसे हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नए सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने पहला एक प्रश्न जो लिया वो पिछले सेशन से लिया। अब आपका आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है गवर्नर और गवर्नर जनरल से। तो पहला कथन है आपका, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बी है, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम जनरल थे। तो अब इसमें से आपको सही कथन का चयन करना है। तो केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल विकल्प 2 सही है। और यहाँ पर दिया गया था रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि गलत है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले कौन बने थे? तो गवर्नर बने थे। कौन बने थे? गवर्नर बने थे, ना कि गवर्नर जनरल बने थे। और गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वह था आपका वारेन हेस्टिंग्स। तो चलिए इसकी व्याख्या को भी थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से लेकर के 60 तक रहा। 65 से 67 की इस अवधि में जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 65 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल विकल्प 2 सही है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहीं पर बताना चाहूँगी कि ये कैसे गवर्नर जनरल बना और वारेन हेस्टिंग्स क्लाइव जो है वो कैसे गवर्नर बना और वारेन हेस्टिंग्स कैसे गवर्नर जनरल बना। तो यहाँ पर घटना ये होती है कि आपका होता है कौन सा युद्ध? तो बंगाल का युद्ध जब हो रहा होता है 1764 को, तो उसी समय क्या होता है कि त्रिकुटी सेना, जिसमें सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और साथ ही साथ आपका मीर कासिम, ये तीनों हार जाते हैं और मुनरो आपका जीत जाता है। लेकिन संधि करने के लिए वह किसे बुलाता है? तो क्लाइव को बुलाता है, क्योंकि इससे पहले प्लासी का युद्ध क्लाइव के साथ हो चुका होता है, सिराजुद्दौला के साथ। तो उसे ज़्यादा अनुभव
होता है या किसी भी कारण को देखते हुए वह क्लाइव से कहता है कि आकर के आप संधि करा दीजिए। 64 में युद्ध होता है। 65 में आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, तो 1765 में आ जाते हैं क्लाइव और कहते हैं हम करा देंगे तुम्हारी संधि। और संधि के अनुसार ये शर्तें निर्धारित होती हैं कि जितना भी खर्चे वाला कार्य है वह सब दिया जाएगा बंगाल के नवाब को। आय से संबंधित सारे आंकड़े अंग्रेजों के पास रहेंगे। खर्चे में आता था स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, कर इत्यादि सारी चीज़ें कौन करेगा, तो इन पर खर्च करने वाले थे बंगाल के नवाब। ये द्वैत शासन महारानी को पसंद नहीं आया क्योंकि जनता जो थी वो लगातार उग्र होती जा रही थी। इसलिए महारानी ने क्या किया कि वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में भेजा और कहा कि जाकर के बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त करो। और फिर आता है वारेन हेस्टिंग्स और वहीं पर जो क्लाइव जो कि गवर्नर जनरल था अब उसका पद समाप्त करके पद बन जाता है गवर्नर जनरल का और प्रथम गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग्स, जो आते ही आते तुरंत द्वैत शासन समाप्त कर देता है। तो आई होप आपको इस पूरी स्टोरी समझ भी आई होगी और अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि पहला गवर्नर कौन था और पहला गवर्नर जनरल कौन था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अब आंसर आप आसानी से कर पा रहे होंगे। पहला ऑप्शन है क्लाइव, बी है हेस्टिंग्स, सी है मेयो और डी है डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स और प्रथम गवर्नर कौन था, अगर यहाँ पे जनरल ना लगाया जाए तो प्रथम गवर्नर कौन था, क्लाइव। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, बी है लॉर्ड लिट्टन, सी है लॉर्ड कैनिंग, डी है लॉर्ड डफरिन। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा, और ई भी दिया गया है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है, एग्ज़ाम आपका अभी बहुत पुराना नहीं है, 2020 का ही है, तो आगे एग्ज़ाम में भी बराबर पूछा जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ई को चूज करेंगे क्योंकि हमारा जो आंसर है वह क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स, जो कि इसमें दिया गया नहीं है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जो घटनाएं हैं वह बताई गई हैं। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, 2 है इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, क्यों हुई थी, तो बंगाल में जो द्वैत शासन था उसे समाप्त बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया था, किसने करवाई थी, तो क्लाइव ने करवाई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। एक बार हम यहाँ क्या करते हैं, जितने भी सन हमें ओरली याद है उनको हम लिखने का भी प्रयास करते हैं। जैसे इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 को, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 को, और वहीं पर कहा गया है कि वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना, तो ये कब बना था, तो ये बना था 1765 के बाद में ही ये आया था, 66-67 बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे पूछा क्या गया। तो देखिए इन घटनाओं को लगाना था क्रम से, और चूंकि यहाँ पर जो आंसर दिए गए हैं वो एक भी मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने वो घटनाएं आपको दिखा दी थी सारी क्वेश्चंस में ही। और अब हम यहाँ पर इनका कालक्रम भी एक बार से देख लेते हैं। तो बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो 1764 में हुआ था, लेकिन कब, तो 22 अक्टूबर को। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अगला देखेंगे, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, ये कब हुआ, तो 3 मई 1765 को। पुनः बात क्यों आ रही, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था प्लासी का युद्ध जब हुआ था उस समय भी क्लाइव था, लेकिन क्लाइव क्या हुआ कि दोबारा फिर से आया, कब, तो बक्सर के युद्ध की संधि करवाने के लिए 1765 में आया। इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो अगस्त 1765 में, यानी कि ये पुनः आया था मई में, 3 मई 1765 को, और संधि हुई थी अगस्त 1765 को। तो सन तो एक ही है लेकिन डेट में फ़र्क हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना, तो ये बना था 1772 को। तो यहाँ पर जो आपका सन दिए गए हैं उनको एक बार देख लीजिए। वैसे ज़्यादा ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इतनी कठिन डेट्स नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप देखते हुए चलिए, अगर कभी प्रश्न बनता है तो थोड़ा बहुत आंकड़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन है, जब प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, यानी कि जो भी प्रशासन की नींव बनाई थी हेस्टिंग्स ने, उसकी अगर ऊपरी संरचना की बात की जाए तो वो कॉर्नवालिस के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन बी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को था, यानी जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक से संबंधित सुधार हुए वो सभी किसके श्रेय जाता है, तो क्लाइव को जाता है। सी ऑप्शन है, बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। और ऑप्शन डी है कि लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो यहाँ पर आपको अपना जो उत्तर देना है वो बहुत सोच समझ के देना है, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा एक सही नहीं है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। तो ये कथन आपका गलत है और गलत ही आपसे पूछा गया था, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाता है। जबकि बाकी के जो 3 दिए गए हैं वो आपके लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनमें देखिए आपको फैक्ट्स मिलेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स ने प्रशासन को मजबूत किया लेकिन संरचना कॉर्नवालिस की थी। दूसरा याद रखेंगे कि सैनिक से संबंधित जो सुधार है उसका श्रेय किसे जाता है, तो क्लाइव को जाता है। देन आप याद रखेंगे कि डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे, यानी कि ये तीनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक के रूप में हम किसे संज्ञा दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए है स्लीमैन, बी है मिंटो को, सी है क्लाइव को, डी है मेयो को और ई है इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक की बात की जाए तो वह क्लाइव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसकी जो शासन या कह सकते हैं कूटनीति बहुत अच्छी थी और इसने कई साम्राज्यों को कूटनीति के द्वारा ही जीता। नेक्स्ट अगर हम अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले थोड़ा सा यहाँ देखते हुए चलेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है क्योंकि 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको जरूर याद रखना होगा। तो पहला फैक्ट तो याद ये रखेंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। किसके बीच हुआ था, तो याद रखेंगे कि सिराजुद्दौला, किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के और इसकी साथ साथ क्लाइव की सेना के बीच में हुआ था। यहाँ सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा, जैसा कि आपको पहले प्रश्न में सुनने को मिला कि मीर जाफ़र और उसके जो अपने ही सगे संबंधियों ने उसे धोखा दिया। मीर जाफ़र को क्लाइव ने एक ये अवसर दिया था कि अगर तुम मेरी मदद करते हो और सिराजुद्दौला को हरा देते हो तो मैं बंगाल का नवाब तुम्हें नियुक्त करवाने में मदद करूँगा। तो इसके चलते जाफ़र ने जो है सिराजुद्दौला को धोखा दिया और क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। जाफ़र अगला बंगाल का नवाब बन गया, लेकिन जो कि इनकी सोची समझी चाल थी, इन्होंने आगे चल के मीर जाफ़र को भी सपोर्ट नहीं किया और उनको भी परेशान करना प्रारंभ कर दिया, जिसके चलते जाफ़र को बाद में अपनी भूल का भी एहसास हुआ। तो यही सब कूटनीतियाँ थीं जिसके तहत ये क्या करता था, साम्राज्य को हड़प लेता था, आपस में ही युद्ध करवाता था और इसे जीतने में आसानी होती थी। तो इस तरह जो ये एक ऐसा पहला युद्ध था जहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर उनको विजय प्राप्त हुई थी। इससे पहले उन्हें कोई अच्छी खासी विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी। बंगाल सबसे समृद्ध क्षेत्र था, इसे जीतना बहुत ही मुश्किल था और जिसे इसने आराम से जीत लिया था, इसलिए यहाँ पर साम्राज्य की नींव पड़ी। तो इसे क्लाइव का श्रेय जाता है क्योंकि उस समय सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। आई होप आप ये प्रश्न ये कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है शुजाउद्दौला, बी है आसिफुद्दौला, सी है राजा चेत सिंह और डी है राजा महीप नारायण सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा चेत सिंह। बनारस विद्रोह की अगर बात की जाएगी तो इसका नेतृत्व कर रहे थे राजा चेत सिंह और अंग्रेजों के विरुद्ध कर रहे थे, यानी अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अंग्रेजों की तरफ से थे तत्कालीन गवर्नर जनरल, 1781 में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स थे और वारेन हेस्टिंग्स ने सैनिकों के साथ भाग करके चुनार के किले में शरण ली थी। यानी कि राजा चेत सिंह ने इतनी अच्छी तरीके से युद्ध जीता कि हेस्टिंग्स को अपनी जान बचाने के भी जो है लिए जुगाड़ करना पड़ रहा था और इन्हें भाग करके चुनार के किले में शरण लेनी पड़ी थी। तो ये प्रश्न आपका ROARO में पूछा जा चुका है। तो आई होप कि आपको ये सारे ही क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे, प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी और किसी भी एग्जाम में आप बैठने वाले हैं तो ये प्रश्न आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट है, कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहले तो आप यही आंसर कर दीजिएगा। तो पहला कौन था, हेस्टिंग्स, हम सभी जानते हैं। पहला गवर्नर जनरल कौन था, हेस्टिंग्स था। पहला गवर्नर कौन था, क्लाइव था। और यहाँ पर पूछा गया है कि इस कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय कौन था। तो ऑप्शन है कॉर्नवालिस, बी है हेस्टिंग्स, सी है वेलेजली और डी है बेटिंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और ये सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 15 जनवरी 1784 को, इसे भी याद रखेंगे। देखिए 81, 83, 84
ये सारी घटनाएं किसके काल में जाएंगी? हेस्टिंग्स के शासनकाल में। तो कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। और इसका शासनकाल कब तक रहा है हेस्टिंग्स का? तो 74 से लेकर 85 तक रहा है। तो इस बीच में जो भी घटनाएं घटेंगी वो सभी इसी के कालक्रम में आने वाली हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स से, बी है लॉर्ड डलहौजी से, सी है हेनरी लॉरेंस से और डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। अब देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स आपका अलग है और वारेन हेस्टिंग्स आपका अलग है। तो यहाँ पर भी जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स को सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित जाना जाता है। अब ये नीति क्या थी और इनका संबंध इससे कैसे था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से क्या कहते हैं? घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली से संबंधित है। यानी कि किससे संबंधित थी? तो वेलेजली और वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। यानी हेस्टिंग्स ने क्या किया था? मराठे और साथ ही साथ मैसूर और मराठे के जो युद्ध हुए वो इसलिए करता था ताकि उनकी रियासतों में बराबर की पदवी प्राप्त कर सके। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसियों राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। तो ये क्या करते थे? अपनी सीमा को सुरक्षित रखते थे, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों की भी सीमा को सुरक्षित रखते थे, क्योंकि अगर वो सुरक्षित रहेंगे और हम मध्य भाग में रहेंगे तो हम पे कोई आक्रमण नहीं हो पाएगा। और उस समय आक्रमण होता किसका था सबसे ज़्यादा? तो अफगानों का और मराठों। तो इसके लिए इन्हें करना क्या पड़ता था? इसके लिए इन्होंने अवध की रक्षा व्यवस्था कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए। यानी कि हम रक्षा कैसे करेंगे? जब आप अपना व्यय का बोझ स्वयं उठाएंगे। अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। यानी कि अगर अवध की रक्षा कर ली तो बंगाल की भी रक्षा हो जाएगी। वेलेजली ने कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना तथा उनसे भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। हेस्टिंग्स की नीति कुछ और थी जो सुरक्षा से संबंधित थी। वह खुद को सुरक्षित करना चाहता था, इसलिए अपने आसपास के राज्यों को भी संरक्षण दे रहा था, और वो भी उनसे व्यय लेकर के, ऐसा नहीं था कि फ्री में दे रहा था। वहीं वेलेजली आया और इसकी नीति बदल गई थी। यह उन पर शासन करना चाहता था, साथ ही साथ अपनी रक्षार्थ और अपने स्वयं के बीच चीज़ों को साध्य करना चाह रहा था। तो नीति थोड़ा सा विचारों में परिवर्तन आएगी, लेकिन नीति ये दोनों ने अपनाई थी। तो कौन कौन इससे संबंधित थे? तो हेस्टिंग्स भी था और वेलेजली भी था। नेक्स्ट प्रश्न है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए हेनरी लॉरेंस से, बी है डलहौजी से, सी है वारेन हेस्टिंग्स से और डी है लॉर्ड क्लाइव से। तो रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स से। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है वारेन हेस्टिंग्स और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न देखिए आपका कहाँ कहाँ पूछा जा चुका है। तो प्रश्न आपका बीपीएससी 2005 में, बीपीएससी 1996 में, और बड़ी बात नहीं है कि इस बार फिर से आपका बीपीएससी में पूछ लिया जाए। और यहाँ पर वो सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो चाहे आरओ में पूछे गए हो, चाहे बीपीएससी में पूछे गए हो, चाहे यूपीपीसीएस में पूछे गए हो, चाहे यूपीएससी की किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, झारखंड, उत्तराखंड, कहीं पर भी यदि आधुनिक भारत के इस चैप्टर से प्रश्न आए हैं तो वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए आपकी जो एक प्रैक्टिस चल रही है वो टॉपिक वाइज चल रही है। तो अच्छा होगा कि आप इस सेशन से जुड़ें और इसे पूरा कंप्लीट करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम बहुत सारी व्याख्या पहले ही कर चुके हैं कि कैसे बंगाल में द्वैध शासन लगा और कैसे वारेन हेस्टिंग्स को वहाँ से भेजा गया इसे समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसे भी आप आसानी से कर पा रहे होंगे। तो जितनी भी व्याख्या दी जाती है वो सब व्यर्थ ही नहीं होती है, उससे समझने की ज़रूरत है ताकि आपके प्रश्न आसानी से हल हो सकें। तो द्विशासन किसने लगाया था? तो युद्ध कौन सा हुआ था? इससे पहले तो हमें यही याद करना होगा। तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगर डेट एग्जैक्ट पूछी जाए तो 23 जून याद रखेंगे। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, और युद्ध होता है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। सिराजुद्दौला हार जाता है, क्लाइव द्वैध शासन लगा देता है। द्वैध शासन राजाओं को पसंद नहीं आता है, जिसके चलते महारानी वहाँ से हेस्टिंग्स को भेजती है और द्वैध शासन को समाप्त करवाती हैं। तो लगाया किसने था? तो लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड क्लाइव, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है वेलेजली। तो किस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का भी मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, अब देखिए इसके पीछे की कहानी क्या थी, क्यों ये मुकदमा चलाया गया, ये भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका पैटर्न बदल चुका है। कथन निष्कर्ष के हिसाब से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। 1788 से लेकर 95 ईस्वी तक ये मुकदमा चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। तो यदि ये कहा जाए कि अपना ही व्यक्ति जब दोषी है और खुद ही हम न्याय देने के लिए बैठे हैं, तो हम उसे दोषी क्यों ठहराएंगे। तो इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे लगे तो, लेकिन इन्हें क्या कर दिया गया, उनसे बरी कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, ना कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग्स पर लगे हुए महाभियोग के बारे में विद्वानों का मत भिन्न है, जैसे किंतु वी.ए. स्मिथ का निर्णय अधिक माने। वी.ए. स्मिथ इनके लिए कहते हैं कि उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो, जिस पर अपनी इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हों कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। तो इनके बारे में स्मिथ जी क्या कहते हैं, स्मिथ जी कहते हैं कि जो इनसे भूल चूक हुई, जो इन्होंने निरंकुश चीज़ें की, जो इन्होंने शासन में गड़बड़ी की, वो एक मानवीय भूल थी, क्योंकि उनके ऊपर जो कानूनी भार था, जो राजनीतिक भार था, वह बहुत अधिक आ गया था, जिसके चलते ये सारी भूल हो गई। इसमें इनका कोई व्यक्तिगत हाथ नहीं है। ये किसका निर्णय है, ये किसका मत है, तो स्मिथ जी का। मुकदमा क्यों चलाया गया, तो निरंकुश कारणों के कारण इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो अभी अभी हमने इसकी पूरी व्याख्या को देखा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो ने, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी है लॉर्ड एटली ने, डी है लॉर्ड कर्जन ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो लॉर्ड लगाना तो ना ही ठीक होगा, क्योंकि लॉर्ड मीन्स भगवान, तो ये कोई भगवान नहीं है, इंसान ही है। इन्होंने अपने आप को वर्चस्व दिखाने के लिए अपने अपने नामों के आगे लॉर्ड लगा रखा था। तो हम सीधा कहेंगे कि कॉर्नवालिस ने। न्यायिक संगठन की स्थापना की बात की जाए तो कॉर्नवालिस का नाम आता है। इससे पहले हमने अभी देखा था कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की बात आई जाए, ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्चता या स्थापना की बात की जाए, तो वहाँ पर नाम किसका आता है, क्लाइव का आता है। और द्वैध शासन की बात आए तो भी नाम क्लाइव का आता है। द्वैध शासन समाप्ति की बात आए तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम आता है। महाभियोग की बात आए तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम आता है। तो इस प्रकार लगातार रिवीजन करते हुए चलेंगे और यकीन मानिए यहीं पर सारी चीज़ें हमें कंठस्थ हो जाएंगी। अब इसके बारे में बताया गया है कि दीवानी और फौजदारी न्यायालय श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। तो इससे पहले हमारे यहाँ न्यायालय जैसी कोई नींव नहीं थी, और नींव थी तो वह था राजा का शासन, जहाँ जाकर के हमें न्याय प्राप्त होता था। और इसकी नींव किसने रखी थी, तो अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, जैसा कि यहाँ लिखा है। मैं बस सिर्फ फैक्ट्स आपको बता रही हूँ, बाकी मुझे अन्यत्र किन्हीं भी चीज़ों से व्यक्तिगत मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स ने इसे आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया था। तो अगर आरंभ की बात की जाए तो हेस्टिंग्स ने ही किया, मगर इसका अगर विस्तार करने की बात आए या पूर्ण रूप से लागू करने की बात आए या इसमें और ज़्यादा सुधार की बात आए, तो वहाँ पर नाम आता है कॉर्नवालिस संहिता, यानी कि कॉर्नवालिस ने इसकी शक्तियों का पृथक्करण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रश्न काफ़ी लंबा है, लेकिन आंसर आपका उतना ही छोटा होने वाला है। तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कि कोवेंडेट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। सीधा सा प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा किस जनरल के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है वेलेजली, सी है कॉर्नवालिस और डी है विलियम बेंटिक। तो ये वो प्रश्न है जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉर्नवालिस। तो चलिए एक बार फिर से जितना पढ़ा है फटाफट से रिवाइज करते हुए चलते हैं। कॉर्नवालिस का नाम कहाँ पर आता है, तो न्याय व्यवस्था से संबंधित आ जाता है कॉर्नवालिस। और सिविल सेवा, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो पुलिस सेवा का, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, द्वैध शासन का जनक कहा जाता है क्लाइव को। किसे कहा जाता है, क्लाइव को कहा जाता है। इसके बाद याद रखेंगे द्वैध शासन समाप्त किसने किया था, तो किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि जो
अगला हम अगर बात करें तो वेले जली का संबंध आता है सहायक संधि से, लेकिन उससे शुरू किसने किया था? तो एक प्रश्न यहाँ पर और लेते हुए चलेंगे कि यदि पूछा जाए सहायक संधि का प्रारंभ किसने किया था, तो सहायक संधि प्रारंभ की थी डुप्ले ने। किसने प्रारंभ की थी? डुप्ले ने। परंतु इसका सर्वाधिक उपयोग किसने किया था? तो इसका सर्वाधिक उपयोग किया था वेले जली ने। किसने किया था? वेले जली ने। तो ये दोनों ही प्रश्न आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे हमने अभी न्यायिक व्यवस्था के बारे में देखा कि प्रारंभ तो की थी वारेन हेस्टिंग्स ने, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन और पृथक्करण आगे शक्तियों का ये सब किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने। इसी प्रकार सहायक संधि शुरू तो की थी डुप्ले ने, लेकिन इसे आगे चल के सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया वेले जली ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, यानी भारतीय लोक सेवा जिसे हम सिविल सेवा कहते हैं, उसका प्रवर्तन किसके समय में किया गया? तो बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या डलहौजी के शासनकाल में? तो अभी अभी हमने देखा था किसके शासनकाल में? कॉर्नवालिस के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? यानी जब 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध चल रहा था, समाप्त होने वाली थी, तो उस समय जो कंपनी की शानो शौकत यानी कंपनी की जो मान सम्मान का स्थानीय प्रतिनिधि किसे कहा जाता था? ऐसा माना जाता था कि यह व्यक्ति या यह पद क्या है? कंपनी का सीधा यही पद है जो मतलब सबसे मुख्य कह सकते हैं पद माना जाता था, प्रतिनिधि माना जाता था। ऑप्शन है कोतवाल को, बी है दरोगा को, सी है अमला को, डी है जमींदार को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दरोगा को। नेक्स्ट प्रश्न है, तो देखिए यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रश्न हो, यहाँ से छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आप बराबर पेपर्स कहाँ पूछे गए हैं, किस सन में पूछे गए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए चल रहे होंगे। तो अगला है आपके सामने, कॉर्नवालिस की कब्रगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गाजीपुर में, बी है बलिया में, सी है वाराणसी में और डी है गोरखपुर में। तो कॉर्नवालिस की कब्रगाह की बात की जाए तो ये स्थित है गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये यूपी की टेट में या एसटेट में पूछा जा चुका है प्रश्न। इसी के साथ साथ देखिए ये यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि अगली बार भी पूछना जाना संभव है। तो कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक रहा, जिससे 30 जुलाई 1805 में 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तो पहला गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग। देन आपका 1805 तक यानी कि 93 से 5 तक 93 से 5 तक कौन रहा था? तो वह रहा था कॉर्नवालिस। इसे भारत में स्तंभ मरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, तो कॉर्नवालिस का संबंध किससे है? स्थायी बंदोबस्त से। न्यायिक संहिता भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और मैं तो कहूँगी कि इनको बिल्कुल से आप रट्टा ही मान लीजिएगा कि कॉर्नवालिस का संबंध किस किस से है। तो कॉर्नवालिस का संबंध है स्थायी बंदोबस्त से, न्यायिक संहिता से, भारतीय लोक सेवा से। तो 3 आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध 3 घटनाएं उससे संबंधित याद रखेंगे। पहला तो स्थायी बंदोबस्त, दूसरा न्याय संहिता, तीसरा भारतीय लोक सेवा, और चौथा आप याद रखेंगे कि इसकी कब्र कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश में इसकी कब्र को स्थित किया गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ आया होगा और आगे भी आप इसे याद रख पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा कथन है जो कि इसकी व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? और अभी मैंने आपको बताया था कि वेलेजली का संबंध किससे आता है? तो सहायक संधि से आता है, लेकिन प्रारंभ किसने की थी? तो डुप्ले ने। इसे भी आप नहीं भूलेंगे। तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, क्या ये इसका संबंध नहीं है इसकी व्यवस्था से? यहाँ पर पूछा गया था कौन सा कथन लागू नहीं होता है, यानी कि 3 आपके सही होंगे और 1 गलत होगा। भारत का नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, यानी कि भारत में जो नेपोलियन का आक्रमण हो रहा था उससे बचाए रखने के लिए इसने इस सहायक संधि को प्रारंभ किया था। तीसरा है कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करना, या चौथा है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो इनमें से कौन सा एक कारण ऐसा नहीं था कि जो कि सहायक संधि से संबंधित हो? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करना, ये उसका सहायक संधि से संबंधित नहीं था।
तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने सब कुछ यहाँ पर गलत ही किया, और ये भी नहीं है कि अंग्रेज़ों ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन हाँ, कुछ उनके परिवर्तन, कुछ उनके कार्य ऐसे रहे जो आज हमारे बहुत ही ज़्यादा हित में भी हैं। तो जिनमें से लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। किस लिए किया था? ताकि इनको राजनैतिक परिधि के अंदर लाया जा सके। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र और सीरिया से विजित हो चुका था, यानी नेपोलियन जो था उस समय मिस्र को भी जीत चुका था, सीरिया को भी जीत चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया। तो इसने क्या किया कि नेपोलियन के आक्रमण से भारत को बचाने के लिए, ताकि सारे राज्य क्या हो सके, एक राजनीतिक परिधि में आ सकें, तो सहायक संधि का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। नेपोलियन का भय भी टल गया, और साथ ही साथ सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, यानी जो भी रियासत इनकी इस बात को मानेगी कि हाँ, हम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, तो उन्हें इनकी सेना का क्या करना पड़ेगा, खर्चा भी देना पड़ेगा, जिसका सारा खर्च राज्य देगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी का होगा, यानी कि सेना तो हमारी रहेगी जो कि आपकी रक्षा करेगी, लेकिन खर्च कौन देगा, आप देंगे। सेना किसके कहने पर कार्य करेगी, तो वो कंपनी के कहने पर कार्य करेगी। खर्च आप दे रहे हैं, लेकिन कार्य वो आपके कहने पर नहीं करेगी। नेक्स्ट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा, उनके किसी भी नौकर व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। यानी कि जब यूरोपीय कंपनियां आक्रमण करें, नेपोलियन आक्रमण करे या अन्य कोई देश हम पर आक्रमण करते हैं, तो आप क्या करेंगे, राजाओं से कह दिया गया था कि आप उनको पनाह नहीं देंगे, आप उनको नौकरी नहीं देंगे, और इसके बदले में हमारी जो सेना है वह आपकी सुरक्षा करेगी, लेकिन खर्चा कौन देगा सेना का, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये थी कुछ आपकी वेलेजली की सहायक संधि। तो नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो यहाँ पर आपको आंसर दिख चुका होगा। तो ऑप्शन आए आपके पेशवा बाजीराव, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय। इन्होंने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाह रहे थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि हुई। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली और साथ ही साथ मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। यानी कि ये संधि भी कोई आसानी से नहीं हुई। जब ये वहाँ से हार करके आए तो इन्हें संरक्षण की आवश्यकता थी। इन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। हो सकता है आपको क्लास बड़ी लगती हो, थोड़ा सा लगता हो कि अरे फटाफट क्वेश्चन कराइए, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपने पहले भी कुछ नहीं पढ़ रखा है और यहाँ से व्याख्या और प्रश्न दोनों साथ साथ करते रहेंगे तो आपकी एक बेहतर तैयारी भी हो जाएगी। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा बसीन की संधि के बारे में, अगला प्रश्न भी आ गया। अब क्या हुआ, हमने पढ़ा प्रैक्टिस की, साथ ही साथ हमने रिवीजन किया ओनली। तो यहाँ पे हो रही है हमारी डबल तैयारी। तो ऑप्शन है अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य बसीन की संधि पर 1802 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है अवध का नवाब था, बी है हैदराबाद के निजाम थे, सी है पेशवा बाजीराव द्वितीय था और डी है ट्रावनकोर का राजा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। अभी अभी हमने देखा था, आंसर हमारा क्या राइट हो जाएगा? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन है कार्नवालिस, बी है वेलेजली, सी है सर जॉन शोर और डी है लॉर्ड ऑकलैंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो यहाँ पर आप इसका आंसर ढूंढेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस चैनल की हेल्प करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।